फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के अपने चैनल और सरवाला में। और आज हम लेकर के आए हैं हिंदी की क्लास, सामान्य हिंदी फ्रॉम किसके किसके लिए रहेगी ये क्लास? यूपीएसआई, यूपी टैट और कांस्टेबल की आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा। ओके, नेक्स्ट हो गई। जो आपकी राजस्थान पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, जितनी भी पुलिस वाली हैं आपकी, ठीक है, उनके सबके लिए आपकी ये क्लास कॉमन रहेगी। ठीक है, सामान्य हिंदी। और अभी तक पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा? स्वर, स्वरों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे व्यंजन, सामान्य हिंदी। ठीक है, मेन किसकी है? यूपीएसआई। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ाएंगे? व्यंजन। चलिए ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब इसमें व्यंजन के आगे टॉपिक शुरू करने से पहले आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए व्यंजन के नीचे, या हेडिंग लिख ली आपने। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर लीजिएगा, ऐसे। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं, लिखो। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण, संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बिना स्वर वाले व्यंजन, बिना स्वर वाले व्यंजन हल, ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा तिरछा करके, ऐसे। ठीक है, हल लगाते थे ऐसे। बिना स्वर वाले व्यंजन हल बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। ठीक है, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। इसी आगे लिखिए, हल लगे व्यंजन हलंत, हल लगे व्यंजन हलंत तथा स्वर लगे व्यंजन को अजंत कहते हैं, हल लगे व्यंजन को हलंत तथा स्वर लगे व्यंजन को अजंत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हिंदी व्यंजनों की संख्या 39, 25, ब्रैकेट के अंदर लिखो, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 लिखो हल लगे व्यंजन, हिंदी व्यंजनों की संख्या 39, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ, स्पर्श, अंतस्थ और संयुक्त, 4 संयुक्त व्यंजन
तथा 2 द्विगुण, तथा नहीं, यहाँ तथा मत लिखना, ठीक है, अभी क्योंकि सेंटेंस चेंज हो जाएगा। 4 संयुक्त 2 द्विगुण होती है, ठीक है। हिंदी व्यंजनों की संख्या 39 होती है। कौन कौन से? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, पिछली एक परीक्षा आई थी आपकी राजस्थान पुलिस में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हिंदी वर्णमाला से 4 संयुक्त व्यंजनों को निकाल दिया जाए, 4 संयुक्त व्यंजनों को निकाल दिया जाए तो कुल कितनी संख्या बचेगी? पहला ऑप्शन 35, दूसरा ऑप्शन 48, तीसरा ऑप्शन 33, चौथा ऑप्शन 38, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा। बहुत लोगों के दिमाग में आंसर क्या आया? 35, क्योंकि क्वेश्चन सही से नहीं सुना, और एग्जाम में होता भी यही है, ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि भाई आपने क्या सुना, 4 संयुक्त व्यंजन निकालने हैं, अभी पढ़ाया भी यही जा रहा है, 39 में से 4 निकल कर कितना हो गया? 35, जबकि मैंने बोला क्या है? हिंदी वर्णमाला से, इसीलिए लास्ट में नहीं बोला, हिंदी वर्णमाला से 4 संयुक्त व्यंजनों को निकाल दी जाए तो कितनी संख्या बचेगी, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला हमारे वर्ण कितने होते हैं? 52, 4, कितना बचा? 48 ऑप्शन सही था। जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन सही से नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गलत हुआ। मैंने क्यों ऐसे बताया? ताकि आप गलत सोचें, और जब गलत सोचेंगे, और जो होता क्या है, जो क्वेश्चन आपका एक बार गलत हो जाता ना, तो वो रिपीट हमेशा होता रहता आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ये क्वेश्चन गलत हुआ था। एक बार मुझसे ऐसा ही इंटरव्यू में कॉर्नाट साइकिल पूछा गया था, और मेरा एक पॉइंट उसमें गलत हो गया था, हमें आज तक याद है। इसीलिए जो चीज़ गलत हो जाती है फिर वो हमेशा याद रहती है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, गलत हो, और आपको ये हमेशा याद रहे। इसलिए हमेशा ये कोशिश करना, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़कर ही आंसर लगाना। 20 सेकेंड 30 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन सही करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से हिंदी व्यंजनों की संख्या लिखो, परंपरागत रूप से हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कहां से कहां तक? का से हा तक, ठीक, 33 है। अब बात ये आती सर, परंपरागत क्या होता है? अभी तो आपने बताया कि 52 है व्यंजनों की संख्या, सॉरी वर्णों की नहीं, अभी आपने बताया व्यंजनों की संख्या 39 है, फिर आपने यहाँ पे 33 कैसे बोल दिया कि परंपरागत रूप से? तो परंपरागत क्या होता है? परंपरागत मतलब होता है प्राचीन भाषा से, जिस भाषा से हिंदी का निर्माण हुआ है, मतलब सभी भाषाओं में जितने, तब से लेके अभी तक जितनी भाषाएं हैं, उन सब में जितने वर्ण कॉमन मिलते हैं, मतलब पहले स्टार्टिंग हुआ इतना, फिर अगले में क्या हुआ, कुछ और व्यंजनों की खोज हो गई, अगले में कुछ और व्यंजनों की खो गई। तो जो प्राचीन जहाँ से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है, वहाँ से लेके अब तक जितनी भी भाषाएं आई हैं हिंदी को बनाने में, उन सब में जो कॉमन है, तो परंपरागत रूप से 33 वर्ड सब में कॉमन मिलते हैं, का से हा तक, ठीक है, का से हा तक सभी बात। तो यही है कि अगर हम देखें कि हिंदी का भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ?
तो हिंदी भाषा का विकास जो माना जाता है, कहा जाता है वैदिक संस्कृत से हुआ था। सबसे पहले कहाँ से हुआ था? वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत से कहाँ पहुंचे हम लोग? लौकिक संस्कृति पे। लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत से कहाँ पहुंचे? पाली। पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभट्ट, अपभट्ट से अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो हिंदी ये बना लीजिए आप, यहाँ लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन लिख लो। हिंदी भाषा का विकास पूछा जाए किस किस भाषा से हुआ है, तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभट्ट, अवभट्ट, कई जगह अवभट्ट लिखा, कई जगह भट्ट भी लिखा, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। ओके, ये हो गया क्या? हिंदी भाषा का विकास। तो ये जो का से हा तक है, का से हा तक, ये जितनी भी भाषाएं हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको हर भाषा में ये व्यंजन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर लगा होता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर लगा होता है या मिला होता है, लिख लो। मिला होता है ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का रूप निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। आगे डैश लगा के लिखिए। का, मेरे साथ लिखते जाइए। कि, कु, अरे सॉरी रुक जाना, का के बाद हट गया। का, की, कु, कृ, री वाली, ठीक है। के, कए, को, कौ, ठीक है। फुल स्टॉप। देखो एक चीज और लिखो कि बिना स्वर का लगा हुआ व्यंजन, बिना स्वर का ये जो व्यंजन, इसको हम आधा व्यंजन भी कहते हैं। क्या? आधा व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? आधा व्यंजन भी बोलते हैं। तो बिना स्वर का व्यंजन जो हलंत व्यंजन होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं? आधा व्यंजन। एक चीज और रखना, जैसे हमने आपको बताया कि बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। बहुत लोग बोल देते हैं क्या, का के नीचे हलंत लगा दो, तो इसको हम हलंत नहीं बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? हल होता है, और ये पूरा होता है हलंत। इसीलिए हमने यहाँ पे बताया भी कि जिसमें हल लगा होता है उसको हलंत बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें स्वर लग जाता है उसे क्या बोलते हैं? अजंत। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे का, इस वाले का की जिसके नीचे हल लगा है, तो ये क्या हो गया हमारा? हलंत व्यंजन। और अगर इस का की बात करें जिसके नीचे से स्वर लग गया, इसमें क्या लग गया? आ स्वर लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया? अजंत। ध्यान रखना, हल लगा हुआ व्यंजन
हलंत व्यंजन कहलाता है। ये हलंत नहीं लगा होता, ये होता है क्या आपका हल, हल लगा हुआ व्यंजन आपका हलंत व्यंजन, और स्वर लगा हुआ व्यंजन आपका अजंत व्यंजन। अजंत, हाँ ये स्वर लगा हुआ है, इसको अजंत स्वर मत कह देना, इसीलिए अजंत व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे हल लगा हुआ है और इसके नीचे क्या लगा हुआ है, स्वर। हाँ लग दे लगा, वरना हलंत हल बोल दो, अजंत स्वर बोल दो, ठीक है। अच्छा, देवनागरी जो हमारी लिपि है, देवनागरी लिपि में ये माना गया है कि देवनागरी लिपि एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें जो हम लोग बोलते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें यह माना गया है कि इसमें हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो भाषा हम बोलेंगे, जो आवाज़, देवनागरी लिपि में एक खास विशेषता ये है, जो आवाज़ें हैं, ध्वनियाँ हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप लिखोगे घोड़ा हिनहिनाता है, तो हिनहिनाना आपने लिखा तो इसका मतलब क्या है, आपने घोड़े की आवाज़ को ही लिखा है। अगर हिनहिनाना लिखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, घोड़ा की आवाज़ गूंजेगी। या दूसरा एग्जाम्पल समझो, आपने खटखटा, खटखटाना लिख दिया, खटखटाना, खटखटाना, तो आपके दिमाग में क्या आवाज़ आएगी, खट खट खट। तो जो आवाज़ होती है उसको भी हम लिख सकते हैं। ये भी देवनागरी केवल एक ऐसी हमारी लिपि है जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, और आवाज़ को भी हम यहाँ पे वर्ड दे सकते हैं। ये कहा गया है देवनागरी लिपि में केवल एक ऐसी खासियत है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों, मित्रों, सखाओं, तीनों चीज़ें एक ही हैं, बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अपने दोस्तों, मित्रों, सखाओं और फ्रेंड्स को, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे आप अपने पॉइंट पे आते हैं, मजाक की बात नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है कि अगर टॉपिक अच्छा है, आप एग्ज़ाम के लायक ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, कि अगर वो लोग भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, क्यों चार्ज दे के पढ़ना जब फ्री में पढ़ाई हो रही है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर केवल हिंदी से क्या होगा, बाकी चीज़ें तो हमें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें करो, हिंदी यहाँ से पढ़ो, वहाँ से भी पढ़ लो, कुछ चीज़ें अलग अलग हैं तो उस पर डिस्कशन करो, ऐसा वहाँ हुआ था, यहाँ कमेंट में डालो सर आपने ऐसा बताया, वहाँ ऐसा बताया है, ठीक है। तो फिर देखते हैं, हम उसको भी बताएंगे, जैसे हमने अभी कई सारी चीज़ें बताई कि ऐसा होता है, ठीक है, और ऐसा क्यों नहीं। जैसे हमने इसको बोला था, तीसरी भाषा, स्वर का तीसरा रूप क्या था हमारा, ठीक है, तो उसमें हमने ओम बताया था, ओम के बारे में बताया था कि भैया ये तो शब्द है, अगर ये स्वर है तो बताओ कहाँ से स्वर है। स्वर भाई हमने 13 स्वर पढ़े, उनमें से कहीं है ये, तो ये चीज़ें हैं, ये तो शब्द है पूरा। या फिर ये, अगर आपका वर्ण की बात करो या स्वर की बात करो तो ये तो 13 स्वरों में भैया ये कहाँ है, तो ये चीज़ें बताने लायक थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।